हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो डाल रही हूं। चाहे आप यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सबके सिलेबस करीब करीब समान है। हाँ, स्पेशल मैं यूजीसी नेट के लिए पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कुछ स्पेशल पढ़ाऊंगी और पीजीटी के लिए भी। और बाकी ये जो है सारे क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये टॉपिक ले रही हूँ, वो सब सब जो है अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो इसी में से क्वेश्चन जो है पीजीटी में भी पूछते हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है पीजीटी में और यूजीसी नेट में। तो आप चिंता ना करें, मैं सबकी तैयारी आप लोगों को कराऊंगी और बाद में आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराऊंगी और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो भी है वह बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का आज जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पढ़ेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट हो, सब में इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4, ये ध्यान रखें, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ये मेन पॉइंट है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि ये जो है उल्लेखित है किसमें, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि ये कहाँ से लिया गया है नीति निदेशक तत्वों को, तो ये ध्यान रखें आप, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इन तत्वों को विशेषता वाला बताया था। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मूल अधिकारों, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उसके साथ ये नीति निदेशक तत्व जो है वो संविधान की आत्मा एवं जो है दर्शन है। ठीक। ग्रेनविल अस्टिल ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। देखिए, पॉइंट यहीं से जो है उठाते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये आप जान लीजिए कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में से अनुच्छेद पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये 2-3 क्वेश्चन आपके देखिए इसी में से तैयार है। ये ग्रेनविल अस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि क्या कहा है, नाम पूछ लिया, तो ये ध्यान रखें। अब निदेशक तत्वों की विशेषताएं। राज्य की नीति निदेशक तत्व नामक इस उक्ति में यह स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यह संवैधानिक निवेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। तो ये देखिए, अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। ठीक। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका सभी अंगों जो है सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश में सभी अन्य लोग प्राधिकरण को सम्मिलित करता है। ठीक। तीसरी विशेषता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशकों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। ये देखिए, जो 1935 का जो है अधिनियम था, शासन अधिनियम, तो उसके जो है गवर्नर जनरल और भारत की जो अपने निवेशिक कॉलोनियां थी उनके गवर्नरों को जारी किए जाते थे नीति निदेशक तत्व, जिसे नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। वह इन अनुदेशकों का ही दूसरा नाम है। ठीक। और इस तरीके से अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो यूजीसी नेट में और पीजीटी में थोड़ा डीप पूछता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को कराती हूँ, जिससे कि ये टीजीटी और पीजीटी और नेट सबके लिए जो है ये वो सही रहे। थर्ड पॉइंट है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीति विषय में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक लोकतंत्र में राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये जो है
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है। तो राजनीति निदेशक तत्व उनका उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना नीति निर्देशक तत्व का जो है उद्देश्य मेन है, कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ठीक है फ्रेंड्स। चौथी विशेषता है निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये भी देख लें कि जो इनकी प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। जैसे मूल अधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय उसे जो है लागू कर सकता है, करवा सकता है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीजें आती हैं, अगर उन्हें कहीं से उनका हनन हो रहा है तो इसके लिए न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये केंद्र और राज्य स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य ये नहीं होते हैं। तो संविधान 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं, राज्य को करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। ठीक। निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। समाजवादी सिद्धांत। लोक कल्याणकारी के जो है ये निदेशक तत्व जो है उनका वर्गीकरण किया है। तो ये देख लेते हैं समाजवादी जो सिद्धांत है वह इनके बारे में क्या कहता है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और शुभ अवसरों की असमानता को समाप्त करना। तो जो भी ये सामाजिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना है, राज्य का कर्तव्य, केंद्र का कर्तव्य। आय प्रतिष्ठा, सुविधाओं, जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, शुभ अवसरों की असमानता, इनकी जो असमानताएं हैं उनको ये समाप्त करना है और सबको समान समझना है। अनुच्छेद कितने में है ये? 38 में। ठीक। दूसरा पॉइंट है सुरक्षित करना, कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण, धन और उत्पादन के साधनों का सकेंद्र रोकना, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, यह है अनुच्छेद इसमें 39 में। ये सब चीजें अनुच्छेद 39 में है, ये सब राज्य को करना चाहिए। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क वितरित विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद जो है 39 में है। ये किसमें है? अनुच्छेद 39 में। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क वितरित विधिक सहायता उपलब्ध कराना। चौथा है काम पाने की, शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तक दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। काम पाने का भी अधिकार है, शिक्षा पाने का भी है, मतलब अधिकार के नीति तत्व में ये सब राज्य के कर्तव्य होते हैं कि ये इन सब चीजों का ध्यान दे। बुढ़ापा है, बीमारी है, किसी भी स्थिति में जो है राज्य का कर्तव्य होता है कि वह इन सब चीजों में लोगों की सहायता करे, उस और उनके अधिकारों को, जो भी उनको मूल अधिकार है उन सबको संरक्षित करे, उनके अधिकारों को जो है उनको देखभाल करे, उनकी उन तक राज्य का कर्तव्य होता है कि उन्हें उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, तो राज्य का कर्तव्य होता है। यह सब चीजें लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना है। अनुच्छेद किसमें है? ये है अनुच्छेद 41 में। ठीक। फिफ्थ है काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को उपबद्ध करना। तो इसमें देखिए ये है प्रसूति सहायता का उपबंध करना भी अनुच्छेद है किसमें? ये 42 में। गांव में या कहीं भी इस तरीके से प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना। अगर वो सहायता नहीं ले, गरीब है, किसी तरीके को उनको स्वास्थ्य समस्या है, तो उसमें भी ये सहायता को उपलब्ध करना कर्तव्य माना जाएगा। तो ये नीति निदेशक तत्वों में आता है। शिक्षा सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, अनुच्छेद किसमें? ये 43 में। तो जो काम करते हैं, कर्मकार हैं, उनकी निर्वाह, उनको जीवन जीने के लिए उनकी आवश्यकताएं जो हैं उनको मजदूरी देना,
जीवन स्तर को उनके ऊंचा उठाना, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से उन्हें भी अवसर प्रदान करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यह भी आता है अनुच्छेद 43 के अंदर 43। 7th पॉइंट है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, यानी उद्योग धंधे हैं उनको कर्मकार जो है बेरोजगार जो हैं वो उन्हें उनमें भाग लेने के लिए कदम उठाना कि उन तक जागरूकता फैलाना कि उन्हें भाग जो है वो भाग ले सकें। तो ये सब भी काम जो है ये नीति निषेध तत्व के अंदर आता है, यह सब राज्य के कर्तव्य के अंदर आते हैं। क्योंकि अगर कोई उद्योग धंधा लगा है और कोई काम जो है लोगों के पास नहीं है, लेकिन उन तक जानकारी भी पहुंचाना ये सब कर्तव्य में आता है, लोगों द्वारा उनको जो है ये बताना, उन तक किसी भी तरीके से जानकारी पहुंचाना कि वहाँ पे ऐसे है, तो जिससे कि वो इन सब चीज़ों में भाग ले सकें और जो है वो अपने काम को कर सकें। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, अनुच्छेद 47। तो ये जो सरकारी अस्पताल हैं ये सब इसके अंदर आते हैं। पोषाहार स्तर, स्कूलों में जिस तरीके से मिड डे मील है ये सब चीज़ें हैं, ये सब सरकार करती है। जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, उनको मिड डे मील है, खाने पीने की व्यवस्था है, जिससे कि वो स्कूल तक पहुँचे, तो उन सब की व्यवस्था करना ये सब भी आता है। तो ये है अनुच्छेद 47 में 47। ठीक, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। यह राज्य से अपेक्षा करते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि जो है ये महात्मा गांधी ग्रामीण जो है रोजगार योजना है, ये सब वो चाहते थे कि लोगों को उनको काम उपलब्ध कराया जाए और वो काम करें, तो इन सब चीज़ों को छोटे छोटे रोजगार उन्हें दिए जाएं। तो ये जो है गांधी जी का सपना था। तो ये गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। यह राज्य से अपेक्षा करते हैं, मतलब ये जो है राज्य से अपेक्षा करते हैं ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वरोजगार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये किसमें है? अनुच्छेद 40 में। तो ये ग्राम पंचायतों का गठन करना, क्योंकि जो है ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्रामीण समस्याएं जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ग्राम प्रधान है, उन तक उनकी समस्याएं पहुंचती हैं, फिर वो आगे लेके उन समस्याओं को जिले स्तर पर लेके जाता है। तो ये सब चीजें हैं इसमें आती हैं निदेशक तत्वों में कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वरोजगार। गांधी जी की इच्छा थी, गांधी जी चाहते थे कि सबको जो है स्वरोजगार की दिया जाए, जिससे वो अपना काम कर सकें। तो ये स्वरोजगार की व्यवस्था आदि इसमें है अनुच्छेद 40 में। कुटीर उद्योग आते हैं इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को, छोटे छोटे रोजगारों को जो है प्रोत्साहन देना, ये आता है अनुच्छेद 43 में 43 में। ठीक, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं जैसे मदिरा, ड्रग्स, औषधि प्रयोजनों के उपभोग पर प्रतिबंध। तो जो भी ये नशीली चीजें हैं, नशीली दवाएं हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना भी इसमें जो है ड्रग्स है ये सब चीजों का, और ये प्रतिबंध लगाना आता है अनुच्छेद 47 में 47 में। सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये किसमें है? अनुच्छेद 43 बी में। ठीक, 5th पॉइंट इसमें गांधीवादी सिद्धांत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, ये किसमें है? अनुच्छेद 46 में। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स, औषधि पर भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, तो यह है अनुच्छेद 45 में आता है। ठीक, 6 को है पॉइंट इसमें गाय बछड़ा
जो भी हैं ये अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन दे भी कर्तव्य है कि गाय है, बछड़ा है, जो है दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, जैसे कि योगी जी ने किया है कि गाय वाय इस तरीके से नहीं घूम सकती हैं, उनके लिए जो है गौशालाओं की उन्होंने करवाई है स्थापना। तो जो भी इधर उधर गाय वाय हैं, दुधारू पशु हैं, उनको वहां पर बांध के उनका जो है खाने पीने की उनकी व्यवस्था की जाती है। तो इन सब पर उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद आता है 48 में, 48 में। उदार बौद्धिक सिद्धांत, एक उदार बौद्धिक सिद्धांत भी है। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता के विरोधाभास से संबंधित है, राज्य को निर्देश देते हैं। तो ये वो हैं जो राज्य को निर्देश देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद क्या है ये 44, ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। तो जो है इसे आप आर्टिकल को जरूर याद रखें, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। दूसरा है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। तो जो है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये भी राज्य का कर्तव्य है। ये है अनुच्छेद 45 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि किसमें है ये। थर्ड पॉइंट है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। जो कृषि है, पशुपालन है, उसको आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक प्रणालियों से खेती की जाए। पशुपालन को जो है आधुनिक प्रणालियों से पशुपालन किया जाए, जिससे कि इन सब चीज़ों में सुधार हो सके, कृषि में सुधार हो सके, जिससे कि अनाज अधिक उत्पादन हो इन सब चीज़ों से। और ये पशुपालन में भी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया आधुनिक प्रणाली से, जिससे कि उनका पोषाहार है, अतिरिक्त दूध वगैरह इस तरीके से जो है जिससे दें। तो अनुच्छेद है 48 में, कृषि और पशुपालन और आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली करना। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो पता चला कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया जाएगा। और वन्य जीवों की जो है, वन और वन्य जीवों की रक्षा, तो जो भी जंगल हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। जंगल बहुत तेजी के साथ कट रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें प्रकृति को संतुलित करने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए यह सब बहुत ही जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, और वन जो भी जंगल हैं उनको काटा ना जाए, और वन्य जीवों की रक्षा करना। और जो भी वन्य जीव हैं, जो जंगलों में जीव रहते हैं, उनकी भी रक्षा करने का जो है राज्य का कर्तव्य होता है कि वह इन सब चीजों को की रक्षा करे, और वो निदेशक तत्व के अंदर ये सब चीजें आती हैं। यह है अनुच्छेद 48 ए में, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये भी जो है, इसे याद रखें 48 ए, 48 ए। तो इसमें देखिए जो भी अनुच्छेद है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इतना क्वेश्चन मैं जो है जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उन्हें मैं क्वेश्चन बनाती हूँ और उसे फिर टाइपिंग करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि मैं बना बनाए नोट्स हो कोई और मैं उसको सीधा बस आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे खुद बनाने पड़ते हैं ये सब क्वेश्चंस, खुद चीज़ें मेन मेन पॉइंट मुझे इकट्ठी करनी पड़ती है, तब मैं बनाती हूँ, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए लाभदायक सिद्ध हो, और बस, और आप लोगों को की सफलता में जो है ये सहभागी हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो है आप ध्यान रखें। तो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान वस्तु का संरक्षण करना, ये भी हमारे उसमें आता है। जैसे तो जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, कलात्मक हैं, ऐतिहासिक हैं, जो भी उन सब का संरक्षण किया जाए, क्योंकि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो हमें इतिहास होती है हमारा, तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, तो उन सब चीज़ों का संरक्षण करना भी कर्तव्य में आता है एक तरीके से राज्य के, और ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। यह है अनुच्छेद 49, 49 में आता है। 6 पॉइंट हमारा राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50।
यह है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यानी न्यायपालिका जो है उसको कार्यपालिका से पृथक किया गया है, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य कर सकें। और न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है जिससे कि न्याय देने में न्यायपालिका किसी तरीके का भेदभाव न करे। ठीक। 7 पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 में है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में नेट में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसे ध्यान रखिए। जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध, ये जो भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो है अनुच्छेद 51 में 51 आर्टिकल। नए निदेशक तत्व जो जोड़े गए हैं वो देख लेते हैं। वो हैं 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल्य सूची में 4 तत्व जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है, यानी राज्य से इनको भी राज्य करे ये जो है अपेक्षा रहती है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, तो बच्चों के स्वस्थ विकास, जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं बच्चों को, जिससे कि उनके विकास को अवरुद्ध न किया जा सके और उनका विकास अवरुद्ध न हो और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, क्योंकि कुपोषण की समस्याएं बच्चों में बहुत हैं और बहुत सारी जनता जो है गरीब है जिनके बच्चे हैं और वो कुपोषण की समस्या से ग्रसित होते हैं, तो उन सबकी स्वास्थ्य के लिए उनके विकास के लिए भी उनके अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ते है किसमें? अनुच्छेद 39 में 39 में। समान न्याय को बढ़ावा देना, यानी सबको समान समझना, सबको समान न्याय देना। बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। जैसे अमीर आदमी है वो तो फीस दे देगा वकील को, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं दे पाएगा, तो इसलिए उनके लिए सरकारी वकील होते हैं और उनकी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये कौन सा आर्टिकल है? ये है अनुच्छेद 39A। ठीक। तो ये सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A यानी 39A। थर्ड पॉइंट है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 43A। ठीक। ये उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी, यानी उद्योगों का प्रबंध किया जाए और उसमें अधिक से अधिक श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित किया जाए, यह कदम उठाने के लिए अनुच्छेद जो है 43A में ये सब प्रावधान किया गया है। फोर्थ पॉइंट है रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48A। ये जो है रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने, जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48A में ये प्रावधान किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। यह अनुच्छेद किसमें है? 38 में। तो 44वां संशोधन अधिनियम जो था, संशोधन किया गया था 44वां जो है संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में। कब किया गया था 44वां? इसमें कई और चीजें भी जोड़ी गई थी जो मैंने पहले आपको बताया था, और इससे 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार भी हटाया गया था। जो हमारे मूल अधिकार थे 7, उसमें एक संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा ही उसे हटाया गया था। तो यह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना अनुच्छेद 38। 86वें संशोधन अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, इसे ध्यान दें। 86वें यानी 86 में संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत, ये ध्यान दें ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तहत मूल अधिकार बनाया गया। तो ये जो है 2002 में अनुच्छेद जो 45 था जिसमें शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, तो उसको थोड़ा सा बदला गया और उसको प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 19 जो है 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। 21 क के तहत संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है, यानी राज्य से अपेक्षा की वो बचपन
और बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। ये किसमें है? अनुच्छेद यह है 43B में 43B। निदेशक तत्वों की उपयोगिता। तो जो निदेशक तत्वों में जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे और उसका थोड़ा सा मैंने जो है तो उसमें काफी मैंने पॉइंट वो लिए थे जो मेन पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने डिटेल भी ली है क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह में डिटेल में पूछते हैं चीजें, तो वो मैंने सब आपको करा दिया है। अब हम आ जाएंगे निदेशक तत्व की उपयोगिता क्या है। तो अब देखते हैं तो निदेशक तत्वों की हमारे लिए उपयोगिता क्या है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC चागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। तो आप इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जो मुख्य पूर्व न्यायाधीश थे उनका कहना था कि यदि इन सभी निदेशक तत्व जो थे, अभी मैंने जो आप लोगों के सारे अनुच्छेद बताए, अगर उनका अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पालन सरकारें करें, राज्य सरकारें करें, और जो है ये सब चीजें अच्छी तरीके से नियम सारे लागू हों, तो हमारा देश क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। क्योंकि इन नियमों का पालन होता ही नहीं अच्छी तरीके से, सरकारें इन नियमों का पालन करवाती ही नहीं अच्छी तरीके से। अगर सरकार ने कर दिया, सरकार ने अपने अधिकारी की कोशिश कहा, उन्होंने अपने को कहा, तो कहीं न कहीं से जब बीच में जो है कहीं न कहीं अधिकारी गड़बड़ करते रहते हैं, तो ये चीजें अच्छी तरीके से नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए पैसा भी बहुत सरकार देती है करवाने के लिए, लेकिन लोग बीच में पैसे भी सब इधर उधर कर देते हैं और अच्छी तरीके से पूरा काम लागू होता नहीं है। जितना जिस चीज के लिए पैसा सरकार देती है वो सारा पैसा उसमें लगाया ही नहीं जाता है, नहीं तो जो है इनका कहना सही था, हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। खैर, मुझे सरकार से कोई वो नहीं है और सरकार अपना काम करती है और करेगी। तो चलिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस ओर संकेत दिया कि निदेशक तत्वों को बहुत बड़ा जो है मूल्य है। तो निदेशक तत्वों का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। यह भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। इनका कहना है कि निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। ठीक। तो B.R. अम्बेडकर ने भी कहा कि निदेशक तत्वों का बहुत हमारे जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये अनुदेशकों की तरह है या ये भारतीय संघ के अधिकृतों संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें उन सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों को प्राप्ति से जुड़े हैं। तो जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, जो लक्ष्य दिए गए हैं, वो ये जो है उनकी याद दिलाते हैं मूल सिद्धांतों की। उपयोगी मार्गदर्शक है। नीति निर्देशक जो है उपयोगी मार्गदर्शक भी हैं और राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। थर्ड है इसमें, यह प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। तो ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं। देखिए, बहुत ही मेन जो है ये इसमें चीज रखी गई है कि भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति इससे बल मिलता है। अगर ये सब चीजें अच्छी तरीके से, जो भी इसमें नीति तत्व है, अच्छी तरीके से सरकारें लागू करें तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों, घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, चाहे आज बीजेपी की सरकार हो, कल किसी और की सरकार है, तो कोई भी सरकारें हो, ये जो है सबके लिए समान जो है ये नियम होते हैं और सबको ये लागू करना चाहिए और करना पड़ता है। तो ये सब चीजें निरंतरता को बनाए रखते हैं, अस्थायित्व को बनाए रखते हैं, तो ये सबका कर्तव्य हो जाता है। तो ये जो सब काम करते रहते हैं वो उसमें निरंतरता बनी रहती है।
भले ही चाहे सत्ता में परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो काम अपना चलता ही रहता है। यह नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। तो ये भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसके सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हैं और उसकी रिक्तता को, जो उसमें कमी है, उसको ये पूरा करने का कार्य करते हैं नीति निर्देशक तत्व हमारे। यह नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। तो नागरिकों के लिए मूल अधिकार जो है उनके पूरक होते हैं। इनके बिना मूल अधिकारों का जो है महत्व उतना नहीं रहेगा। 7 पॉइंट है, ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरकार नहीं काम कर रही, वर्तमान सरकार, तो विपक्ष सरकार क्या करती है, उनकी कमियों को गिनाती है, विरोध प्रदर्शन करती है, आरोप प्रत्यारोप लगाती है। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा ये है कि इससे क्या होता है कि ये सरकार काम नहीं ठीक से करती है, या इन चीजों की व्यवस्था नहीं करती है, या इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है, तो विपक्ष क्या करता है, उसे मुद्दा मिल जाता है और वो इस मुद्दे को लेके इस पे नियंत्रण अपना बनाए रखने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो देखिए, विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। तो विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, इस सरकार ने ऐसा किया, इस सरकार ने वैसा किया। तो ये जो है उसको नियंत्रण में भी जो है संभव बनाते हैं। ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार क्या कार्य कर रही है, कितना कार्य कर रही है, कैसे कर रही है, अच्छा कर रही है, कैसा कर रही है, ये जो है नीति निश्चित तत्व जो है ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, कड़ी परीक्षा। क्योंकि अगर जीवन स्तर लोगों का नहीं सुधरेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनसे ही विकास होता है और ये चीजें अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो ये लापरवाही है सरकार की। तो इसलिए ये सरकार के प्रदर्शन की भी कड़ी परीक्षा करते हैं कि कितना जो है अपनी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कितना कार्य इन सब चीजों के लिए किया, लोगों को लिए कितना कार्य किया, कितना विकास किया, जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ लोगों के। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। 10 पॉइंट है, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका, कार्यपालिका एवं कार्यपालिक कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। तो ये देख लीजिए, ये तत्व जो है वो प्रदर्शक हैं, दार्शनिक हैं और मित्र भी हैं। मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में अंतर देखते हैं कि मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, मूल अधिकार जो है क्या है, यह नकारात्मक है, जैसा कि यह राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। निदेशक तत्व क्या है, यह सकारात्मक है, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट है, मूल अधिकार यह न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। यानी मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय इनको लागू कराया जा सकता है, न्यायालय द्वारा। निदेशक तत्व हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्योंकि जो है निदेशक तत्व में जो भी आपने चीजें ने अभी मैंने ऊपर कराया आपको, अगर उन चीजों में कोई क्या काम नहीं हो रहा है तब भी उसको न्यायालय नहीं करवा पाती है, वो सिर्फ निर्देश देती है कि ऐसा किया जाए। अगर नहीं किया तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है ये न्यायोचित होते हैं, लेकिन इनके हनन पर इन्हें तो जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार जो है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। तो मूल अधिकार का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। तो ये लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ राजनीति से होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। लेकिन निदेशक तत्व क्या है, देखिए, निदेशक तत्व जो है इनका उद्देश्य देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना होता है। तो इनका जो है सामाजिक समुदाय है, जो है समाज है, उनमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका कार्य होता है। मूल अधिकार या व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। तो मूल अधिकार जो होता है क्या है, अगर मूल अधिकारों में किसी प्रकार का हनन हुआ तो व्यक्तिगत होता है, किसी अधिकार को रोका गया तो व्यक्तिगत होता है। इस प्रकार ये वैयक्तिक होते हैं। निदेशक तत्व क्या है, समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह समाजवादी। निदेशक तत्व में जो भी चीजें हैं वो सब समाज के उससे हैं, समाजवादी हैं। मूल अधिकार या कानूनी रूप से मान्य है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य होते हैं। निदेशक तत्व जो है इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। तो इनकी जो है ये क्या कहते हैं, ये नीति निदेशक तत्व जो है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी इन कार्यों को करने का
सरकार का दायित्व है और उनका कर्तव्य बनता है, तो इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। मूल अधिकार, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, यह स्वतः ही लागू होते हैं। निदेशक तत्व, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, स्वतः ही लागू नहीं होते हैं। ठीक, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन जो है कब किया गया, कैसे हुआ, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई थी, उनका सबका उद्देश्य भी यही था कि जो सामाजिक स्तर पर असमानताएं हैं, आर्थिक स्तर पर असमानताएं हैं, उनको समाप्त जो है किया जाए। तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नए निकाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। ये मेन पॉइंट है, देखिए 1 जनवरी को 2015 में ये जो है योजना आयोग था नाम, जो उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका फुल जो है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना की गई। लगभग सभी राज्यों में भी सुधार कानून पारित किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। इन उपायों में शामिल है ये सब चीजें, जैसे बिचौलियों जैसे जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि को समाप्त किया जाए, इन सब चीजों को समाप्त करना। किराएदारी सुधार, जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया आदि, भूमि सीमांकन व्यवस्था, अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण, सहकारी कृषि आदि, इन सब चीजों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब मैं लूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।